थर्ड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की आपकी बुक है। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय एक में दिया है फसल उत्पादन एवं प्रबंध से लेकर अध्याय 8 तक संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं। पहला अध्याय आता है आपका फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। लिखा है कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांट कर लिखिए। तो आपको जो है इनमें से छांट कर लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल, तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे है यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें। तो आपको लिख लेना है कल्टीवेटर, हल, थ्रेशर, फावड़ा, हंसिया, आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। लिख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है बुआई, तो मिट्टी तैयार करना में लिखना है आपको बुआई। खाद एवं उर्वरक देना, यहाँ पे होगा आपका खरपतवार से सुरक्षा। भंडारण, तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में उत्तर में करना है अक्टूबर से मार्च तक। सेकंड में तो आपको उत्तर में करना है, आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर ड्रिप तंत्र। इसके बाद आता है आपका तीसरा में, तो आपका उत्तर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है, आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर सीड ड्रिल। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका पांचवा, तो आपका उत्तर होगा ए नंबर गमले ए में, तो आपका ये सही होगा। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो आपको पहले में भरना है छिड़काव तंत्र, दूसरे में भरना है आपको मछली, और तीसरे में भरना है आपको ह्यूमस, चौथे में भरना है आपको खरपतवारनाशी, और पाँचवें में भरना है नीम की सूखी पत्तियाँ। तो आपको इस तरह से खाली स्थान भरना है। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको उत्तर में करना है फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जो निम्न है पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। इसके बाद चौथा में है निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। तो आपको जो है इन फसलों को छांट कर आपको लिखना है। रबी की फसल में लिखना है चना, मटर। खरीफ की फसल में लिखना है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। इसके बाद आता है आपका पाँचवा में है बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है, वह इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, वह इसकी उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई जून हो सकते हैं। इसके बाद छठवें महीने बाक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे लिखा है मिट्टी तैयार करना, फिर दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक दोनों, चौथे में है सिंचाई, पाँचवें में है खरपतवार से सुरक्षा, छठवें में है कटाई, और सातवें में है गेहूं का भंडारण। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको उत्तर में करना है किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, तो उसे फसल को कीटकों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है बूझू अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों। आपको उत्तर में करना है खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9 में चित्र को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है। चित्रों को नामांकित कीजिए। इनमें से कौन सा चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मोट, रहट, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र। यहाँ पे आपको लिखना है इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में कभी कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी
उग जाते हैं जो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे। आपको उत्तर में करना है खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाशन से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 में है, एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखें, हम इसमें से स्वस्थ और कम बीजों को कैसे पृथक करेंगे। आपको करना है एक बर्तन में स्वस्थ और कमज़ोर बीज रखे हैं, हम इनमें से स्वस्थ और कमज़ोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे, उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे जाएगा एवं कमज़ोर बीज ऊपर तैरने लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका 12 में है, आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है, बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों। तो आपको करना है बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि उलटने पलटने और पोल करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है, बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे हैं, तो आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला प्रश्न है, उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। आपको उत्तर में करना है उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है। तो उत्तर में करना है मिट्टी को ह्यूमस सूक्ष्मजीव प्रदान करते हैं। तीसरे में जैविक खाद से क्या लाभ है। उत्तर में करना है जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है, यह जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। चौथा क्वेश्चन है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। आपको उत्तर में करना है उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इसमें फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। पाँचवें में है, उर्वरकों की कोई दो उदाहरण दीजिए। आपको करना है उर्वरकों के दो उदाहरण, पहला है यूरिया, दूसरा है पोटास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14 में है, तो आपको 14 का आंसर करना है संभावित कारण। पहला है, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरा है, किसान द्वारा खादों उर्वरकों उपयोग सही प्रकार से नहीं किया गया। तीसरा है, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। चौथा है, फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इसके बाद आता है आपका 15 प्रश्न क्रमांक 15 का आपका उत्तर देख लीजिए। लिखा है, किसान द्वारा गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, तो आपका बा का उत्तर होगा, यदि मैं उसकी जगह होता तो यहाँ पे आपको कर लेना है ता। होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई एवं कटाई का कार्य पूर्ण करता। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, तो आपका प्रोजेक्ट 1 का क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है समय और होने वाले परिवर्तन। तो आपको लिखना है 24 घंटे में होने वाले परिवर्तन। अंकुरित होती है 2 दिन में, अंकुरण का बढ़ना 5 दिन में, मूंग का छोटा पौधा बनना और 10 दिन में मूंग के पौधे का बड़ा होना। इसके बाद 12 नंबर में है, तो आपको बा का उत्तर इस तरह से करना है। आपको इस तरह से चित्र बनाना है, सेम अंकुरण पौधा और सेम का पौधा। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे अंकुरण होता है, आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपका ये दिया हुआ है, जैसे पहले में लिखा है, बीज चयन का महत्व, सिंचाई की विधियाँ। तीसरा है, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा पर प्रभाव। चौथे में है, उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद। पाँचवें में है, व्यावसायिक उपयोग। तो चलिए उत्तर में लिखते हैं। पहला है, बीज चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। दूसरा है, सिंचाई की विधियाँ, ड्रिप तंत्र, छिड़काव तंत्र। तीसरा है, अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधा खराब हो जाता है। और चौथे में यूरिया, यहाँ पे आपका हो जाएगा पोटास। यहाँ पे आपको कर लेना है पोटास, NPK उर्वरक एवं गोबर खाद का प्रयोग। पाँचवें में है, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका
बा नंबर में पहला क्वेश्चन है, तो बा का पहला क्वेश्चन का आपका आंसर होगा कल्टीवेटर, सीड ड्रिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखना है आपको पौधों के खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला में उगाया जाता है। चौथा का उत्तर होगा खरपतवार जल व पोषक एवं फल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। पाँचवें का आंसर करना है आपको सुखाना, छानना। तो आपको इस तरह करना। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 2 में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको भरना है तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद आगे आता है तो इनमें आपको देख के आपको भर लेना है इस तरह से। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा आपका बी नंबर सूक्ष्म जीवों में जनन। सेकंड का आंसर होगा सी नंबर मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके बाद आता है आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी नंबर पौधों का सूखना। चौथे का आंसर होगा कवक। इसके बाद पाँचवें का आंसर होगा आपका स्थिर रहती है। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको पाश्चुरीकृत। इसके बाद नेक्स्ट में भरना है आपको प्रतिजैविक। तीसरे में भरना है आपको कीड़वन, और चौथे में भरना है आपको मादा एडीज, और पाँचवें में भरना है आपको संचारणीय रोग। तो आप इस तरह से भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर आपको लिखना है। हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल लिए रखना चाहिए, क्योंकि इससे संचारणीय रोग नहीं फैलते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 का उत्तर करना है आपको सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्त हो गया। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, यह भोजन को विषाक्त बना देते हैं। नेक्स्ट है आपका पाँचवा का उत्तर करना है आपको जीवाणु, बैक्टीरिया, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग। दूसरे में विषाणु, वायरस, हेपेटाइटिस ए, पोलियो, खसरा। नेक्स्ट आता है आपका छः का पहले का आंसर होगा आपको अमीबा, दूसरे का आंसर होगा प्रोटोजोआ, और तीसरे का आंसर होगा मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड। और आपको इस तरह से यहाँ पे चित्र बना लीजिएगा। बाकी प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपको करना है पाश्चुरीकृत दूध बिना उबाले इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8 में है। पहले का उत्तर करना है आपको बूझों का मित्र मलेरिया अथवा डेंगू नामक बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसके बाद दूसरे का उत्तर करना है आपको उसकी बीमारी होने का मुख्य कारण एनाफिलीज, मादा एंडीज, मच्छर हो सकता है। इसके बाद थर्ड का आंसर होगा इस बीमारी से बचने के लिए मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो 9 का पहले का उत्तर होगा 2 घंटे पश्चात आटा फूल गया था। दूसरे का आंसर करना है आपको गूँथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा यह ईस्ट के कारण होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर करना है आपको बिना ढके भोजन में रोगाणु और हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, इसलिए भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। तो आपको इस तरह प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 11। तो आपको 11 का उत्तर करना है। 11 के पहले का उत्तर करना है अचार में नमक एवं तेल के उपयोग से आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता है। दूसरे का आंसर करना है हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरे का उत्तर करना है आपको चीनी के उपयोग द्वारा जैम, जेली एवं स्वैस खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर करना है आपको दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 में नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जो है नाइट्रोजन चक्र का इस तरह से आपको डायग्राम बना लेना है और नाम लिख लेना है। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्षय, मानव रोग, क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। तो आपके नाम, लक्षण, बचाव, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15।
तो 15 के उत्तर में करना है आपको, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पाइप में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, किंतु सूक्ष्म जीवों से विभिन्न प्रकार के उत्पाद कैसे दवाइयाँ, अल्कोहल, सिरका, बेकरी आदि कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं जो हमारे लिए वरदान से कम नहीं हैं। तो इस तरह आपको 15 का उत्तर करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 का पहले का उत्तर करना है आपको, हाँ गमले ए एवं गमले बी की वस्तुओं में अंतर दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का उत्तर करना है गमले ए की सामग्री का अपघटन होगा। तीसरे का उत्तर करना है आपको, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित हो जाते हैं। चौथा का उत्तर करना है, वस्तु या तत्व अलग अलग सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए वस्तु सड़ी गली नहीं है। इसके बाद पाँचवें का उत्तर करना है, अपघटन की क्रिया से मृदा में हामिफिकेशन, ह्यूमस का निर्माण तथा खनिजीकरण होता है एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपको इस तरह से लिखने है, जैसे लिखा है भोज्य पदार्थ के पैकेट का नाम, तो यहाँ पे पैकेट का नाम लिखना है। दूसरा है पैकेट के निर्माण का दिनांक, तो यहाँ पे आपको दिनांक लिख लेना है। पैकेट समाप्ति का दिनांक, तो यहाँ पे समाप्ति का दिनांक। भोज्य पदार्थ में उपयोगी संघटकों के नाम, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है। भोज्य पदार्थ में उपयोगी, तो यहाँ पे उपयोगी वस्तुओं के नाम लिखना है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर का पहले का उत्तर करना है आपको, भोज्य पदार्थ चावल दाल। दूसरे का उत्तर करना है सूखी नमित रहित डिब्बों में बंद करना। दूसरा है धूप में सुखाना। तीसरा क्वेश्चन का उत्तर करना है आपको, दाल, बड़ी, पापड़, चिप्स, आलू, प्याज, बेसन। तो आपको इस तरह करना है। वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में है कोयला और पेट्रोलियम। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है मोमबत्ती, सूर्य प्रकाश, ट्यूबलाइट, टार्च, लालटेन, कोयला, पेट्रोल, डीजल। तो इसको जो है आपको इनमें भरना है। मैं प्राकृतिक निर्मित हूँ, इसमें आपको भर लेना है सूर्य का प्रकाश, कोयला, पेट्रोल, डीजल। मैं मानव निर्मित हूँ, इसमें आपको भर लेना है मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, टार्च, बल्ब, लालटेन। इस तरह आपको भर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे भी आपको भर लेना है। जैसे कोल में लिखा है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, कोल तार में लिखना है औषधि, पेंट आदि में। तीसरा में लिखना है कोल गैस में लिखना है उद्योग में ईंधन के रूप में। पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए। डीजल भारी वाहनों के लिए। सीएनजी वाहनों में। एलपीजी घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। कोयला उद्योगों में, वाहनों में। तो आपको इस तरह भर लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। बिटुमेन को प्राप्त किया जाता है, तो आपको उत्तर में करना है पेट्रोलियम से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में जीवाश्म ईंधन के संघटक तथा उनके उपयोग दिए गए हैं संघटकों के नाम, और इधर पे है उपयोग। तो आपको जो है यहाँ पे उत्तर में करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है संघटकों के नाम, उपयोग। उपरोक्त तालिका में आ तथा बा क्रमशः है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, कोलतार मिट्टी का तेल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन सीमित है, अति आवश्यक होने पर ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। इनका उपयोग कम करने पर हमें क्या लाभ होगा। आपको उत्तर में करना है, पर्यावरण बेहतर बनेगा तथा विश्व उष्णन का खतरा कम होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक जागरूक नागरिक के रूप में आप डीजल पेट्रोल बचाने हेतु क्या उपाय करेंगे। तो आपको उत्तर में करना है, गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5वें में, नीचे दिया गया चित्र पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शा रहा है। तो ये चित्र आप देख लीजिए, इसमें आपको आंसर करना है, चित्र में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर क्यों है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका रिक्त स्थानों वाले। तो आपको यहाँ पे खाली स्थान भरना है। पहले में भरना है आपको सीएनजी, दूसरे में भरना है आपको जीवाश्म, तीसरे में भरना है आपको परिष्करण, और चौथे में भरना है आपको कोयला गैस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 5वें में भरना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में है, कल्पना कीजिए सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो आप उसे
किस प्रकार संसाधन मानेंगे? तो आपको उत्तर में करना है सूर्य का प्रकाश अगले 10 वर्षों में समाप्त हो जाए तो हम उसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन मानेंगे। चौथा क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होते हुए भी वहाँ पर जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, इसके संबंधित कारण क्या हो सकते हैं? आपको उत्तर में करना है चंद्रमा पर जीवाश्म का अस्तित्व न होने के कारण जीवाश्म ईंधन की अनुपस्थिति है, क्योंकि जब चंद्रमा पर सजीव नहीं है तो जीवाश्म ईंधन का बनना असंभव है। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 में है सीएनजी तथा एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, एलपीजी का नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है आपका 6वां में है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है, नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है। हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका 7वां में, यदि हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग करते रहें तो क्या होगा? आपको उत्तर में करना है सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहने से एक समय ऐसा आएगा कि यह संसाधन समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका 8वां में है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। आपको उत्तर में लिखना है पहला महत्व है घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। दूसरा है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है यह सस्ता, सरल, उपयोगी व प्रदूषण रहित है। नेक्स्ट आता है आपका 9वां में है, बूझों ने अपने घर के बगीचे में कुछ मृत पेड़ पौधों को गहराई में मिट्टी में दबा दिया। क्या ये पेड़ पौधे कुछ वर्षों में कोयले में रूपांतरित हो जाएंगे? स्पष्ट कीजिए, यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? तो आपको उत्तर में करना है नहीं, ये मृत पेड़ पौधे कोयले में रूपांतरित नहीं हो सकते, क्योंकि कोयले में रूपांतरित होने के लिए आवश्यक उच्च ताप व उच्च दाब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वह पृथ्वी की उतनी गहराई में नहीं दबाया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 10 में है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम तथा उनके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। तो आपको लिखना है पेट्रोलियम के संघटक और उपयोग। तो यहाँ पे लिखा है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। उपयोग में लिखना है घरों और उद्योगों में ईंधन के लिए। दूसरा है पेट्रोल, उपयोग में लिखना है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए। तीसरा है मिट्टी का तेल, स्टोव लैंप और जेट वायुयान। चौथा है पैराफिन, मोम, महरा, मोमबत्ती, वैसलीन आदि। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं? आपको उत्तर में करना है जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक केवल तभी संभव है जब हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग करें और इसके सदुपयोग के लिए जनजागृति लाएं, अन्यथा ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका 12 में है, पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं, समझाइए। उत्तर में करना है पेट्रोल एक समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है किंतु सूर्य का प्रकाश एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। यह संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है, आपके दैनिक जीवन में कोयला तथा पेट्रोलियम के उपयोगों को लिखिए। क्या इनके स्थान पर आप कोई अन्य ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं? तो आपको लिखना है कोयले का उपयोग पहला है घरेलू ईंधन के रूप में, दूसरा है कोक प्राप्त करने के लिए, तीसरा है उद्योगों में इस्पात व धातु निष्कर्षण में। इसके बाद आता है पेट्रोलियम के उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में, दूसरा है शुष्क धुलाई के लिए, विलायक में और अन्य ऊर्जा के स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि। नेक्स्ट आता है आपका 14 में है, मान लीजिए कुछ वर्षों बाद पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाए तो उनकी प्रतिपूर्ति के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है पृथ्वी से जीवाश्म ईंधन पूरी तरह समाप्त हो जाने पर हम निम्नलिखित प्रयास करेंगे। पहला है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करेंगे, दूसरा है सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, नेक्स्ट है आपका पवन ऊर्जा का उपयोग करेंगे, चौथा है जल विद्युत ऊर्जा, पांचवा है नाभिकीय ऊर्जा। उपरोक्त वर्णित ऊर्जा स्रोतों से संचालित यंत्रों या उपकरणों का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका 15 में है, पेट्रोलियम के निर्माण किस प्रकार होता है, लिखिए। तो आपको उत्तर में कहना है पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर
रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दिया। पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है अपने घर के जनवरी से दिसंबर माह तक के बिजली के बिल को एकत्र कीजिए तथा दी गई तालिका को पूर्ण कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिख देना है। जनवरी में देखिए ऊर्जा की खपत यूनिट 60 यूनिट, कुल व्यय राशि 90 रुपये। फरवरी में 70 यूनिट 90 रुपये। इसके बाद है मार्च में आपका 110 यूनिट और 150 रुपये। अप्रैल में 120 यूनिट 160 रुपये। इसके बाद मई में है 170 180 रुपये। जून में 180 यूनिट 230 रुपये और जुलाई में 130 रुपये 150। अगस्त में 100 यूनिट रुपये 130। दिसंबर में 90 यूनिट 98 रुपये और अक्टूबर में 70 यूनिट और 90 रुपये। तो इस तरह से आपको कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पहला क्वेश्चन है किन किन माह में बिजली बिल की राशि कम आई। तो आपको उत्तर में करना है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह में बिजली का बिल कम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। तो आपको उत्तर में करना है मई जून माह में बिजली का व्यय अधिक हुआ। तीसरा क्वेश्चन है बिजली बिल जिन माह में अधिक आया उसका क्या कारण है। आपको उत्तर में करना है बिजली बिल मई जून माह में अधिक आया। इसका कारण यह है कि पंखे एवं एसी का उपयोग है। चौथा क्वेश्चन है बिजली की खपत कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बिजली की खपत कम करने के लिए एलईडी बल्ब एवं आवश्यकता अनुसार बिजली का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पांचवा में है ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में करना है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों और ऊर्जा पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा आदि है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है ईंधन के संरक्षण हेतु 3 नारे लिखो और 3 पोस्टर बनाओ। तो आपको नारे लिखना है। यहाँ पे लिखा है जैसे साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ और यहाँ पे आपको पोस्टर बना लेना है। इसके बाद सेकेंड नारा है खुशहाली की एक ही चाबी ईंधन की ना हो बर्बादी। तीसरा नारा है जन जन तक संदेश पहुँचाना है, डीजल पेट्रोल गैस बचाना है। तो आपको इस तरह करना है। पोस्टर में आप ये चित्र इनको आप बना सकते हो। तो आपको 3 चित्र जो है आप इस पोस्टर में आपको बना लेना है यहाँ से देख के। आज की वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 में है दहन एवं ज्वाला। तो चलिए देखते हैं आगे। लिखा है निम्नलिखित सामग्री में से कौन सी सामग्री जल्दी जलती है और कौन सी थोड़ी देर बाद जलती है, उनको नीचे दी गई सारणी में उचित क्रम स्थान पर लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए आपको जो है इस तरह से लिख लेना है। जैसे लिखा है सामग्री का नाम यहाँ जल्दी जलती है, देर जलती है। पत्ती में लिखा है जल्दी जलती है। दूसरा है रबर का टुकड़ा, जल्दी जल जाती है। तीसरा है लकड़ी, जल्दी जल जाती है। चौथे में है कांच, देर से जलती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले में है निम्नलिखित में से ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा सी नंबर। इसका ज्वलन ताप निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड में है जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का सफाई संपर्क टूटने पर क्या होता है। तो आपको उत्तर में करना है आग पर नियंत्रण। तीसरा क्वेश्चन है चित्र अनुसार कागज़ का 2 कप पहले में पानी एवं दूसरा खाली लेकर मोमबत्ती की ज्वाला पर रखते हैं। ये चित्र आपका अच्छे से दिख नहीं रहा है, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। जैसे यहाँ लिखा है दूसरा कप आग पकड़ लेता है, जबकि पहला कप जिसमें पानी है आग नहीं पकड़ता, बल्कि कप का पानी गर्म होने लगता है। पहला कप जो आग नहीं पकड़ता के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से। तो सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। कथन आ तथा बा दोनों कथन सही है। इसके बाद चौथे में अम्लीय वर्षा हो सकती है। आपका उत्तर होगा बी नंबर, कोयले और डीजल जलने से। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में है यदि ईंधन को जलाते समय पर्याप्त हवा न मिले तो कौन सा खतरनाक प्रदूषक उत्सर्जित होगा। तो आपको उत्तर में करना है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको किलो जूल प्रति मात्रक। तो यहाँ पे पहले में आपको भरना है किलो जूल
दूसरा में भरना है आपको किलोग्राम, ये दूसरा है आपका। तीसरा में भरना है आपको ज्वलन ताप, ये वाली। चौथे में भरना है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, और पाँचवें में भरना है आपको कम। चौथे में भरना है कम और पाँचवें में भरना है आपको बाह्य। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ पे आपका ये कुछ चित्र दिया हुआ है, अच्छे से दिख नहीं रहा है। CO2 गैस भरी है, O2 गैस भरी है बी में। तो ये वाली चित्र जो है आप अपनी बुक में अच्छे से देख लीजिएगा। नीचे लिखा है चित्र अनुसार 2 कांच के जार ए तथा बी दिए गए हैं। ए जार में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बी जार में ऑक्सीजन गैस भरा है। प्रत्येक जार में एक साथ एक एक जलती मोमबत्ती रख दी जाए तो कौन सी मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है कांच के जार ए में CO2 गैस होने के कारण मोमबत्ती कम समय तक जलेगी, जबकि जार बी में ऑक्सीजन गैस होने के कारण मोमबत्ती अधिक समय तक जलेगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में है ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में से किसे जलना आसान होगा और क्यों? तो आपको उत्तर में करना है ज्वलन ताप हुआ है निम्नतम ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। सूखे कागज गीले कागज की अपेक्षा जल्दी जलता है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवें में उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अंतर्गत दहन किया होती है। तो आपको उत्तर में करना है दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक होता है। इस प्रक्रम में प्रकाश का ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका छठवें में हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। यदि दोनों के प्रतिशतों को आपस में बदल दिया जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। आपको उत्तर में कहना है वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है जो प्राणियों के लिए वरदान है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रहण करके O2 गैस वातावरण में मुक्त कर देते हैं। वायु का प्रतिशत बदलने में पर्यावरण में असंतुलन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7 में है रसोई गैस को जलाने पर कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों के जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है, क्यों? स्पष्ट कीजिए। उत्तर में करना है रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती इसीलिए कि LPG की लो धीमी गति से जलती है, जबकि पटाखों में बारूद होता है जिससे तेज़ आवाज़ आती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 8वें में है कोयले की तुलना में मिट्टी के तेल के भंडारण में अधिक सावधानी क्यों बरतनी पड़ती है, जबकि दोनों ही ईंधन हैं। आपको उत्तर में करना है केरोसिन का ज्वलन तापमान कोयले से कम होता है, इसीलिए यह कोयले की तुलना में अधिक आसानी से आग पकड़ सकता है। कोयले की तुलना में केरोसिन को स्टोर करने में अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9वें में है विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में जल उपयुक्त नहीं है, क्यों? समझाइए। आप इस आग पर नियंत्रण पाने के लिए क्या करेंगे? आपको उत्तर में करना है विद्युत उपकरण एवं कोयले से लगी आग को जल द्वारा नहीं बुझाया जाएगा, क्योंकि जल विद्युत का अच्छा चालक होता है तथा तेल से भारी होता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में है एक वैज्ञानिक ने एक ईंधन विकसित किया जिसका ऊष्मीयमान अधिक था तथा ज्वलन ताप 20 डिग्री सेल्सियस था तथा यह ईंधन प्रदूषण रहित था। क्या यह एक अच्छा ईंधन था? यदि हाँ तो कारण दीजिए। तो आपको उत्तर में कहना है एक अच्छा ईंधन वह होता है जो अच्छा ऊष्मीयमान रखता हो, आसानी से जलने योग्य हो। ईंधन का ऊष्मीयमान अधिक है जो अच्छा संकेत है, क्योंकि यह अधिक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः यह एक अच्छा ईंधन है। प्रश्न क्रमांक 11 में है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान औसत कमरे के तापमान से कम हो तो क्या समस्या उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति में होने वाले दहन के प्रकार का नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है यदि ईंधन का ज्वलन तापमान कमरे के औसतन तापमान से कम हो तो वह आग नहीं पकड़ सकता है। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए।
तो पहला कारण है यह आसानी से नहीं जलता है। दूसरा कारण है इसमें उच्च प्रज्वलन ताप होता है। तीसरा है जलने पर बहुत धुआं छोड़ती है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 13 में है, कारण स्पष्ट कीजिए। पहले में दिया है दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14 में है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तापमान का रंग। ताजमहल का रंग पहले की तुलना में पीला होता जा रहा है। इसके रंग परिवर्तन के क्या कारण हो सकते हैं? आपको उत्तर में करना है ताजमहल हमारे देश के लिए गौरव व प्राकृतिक धरोहर है। ताजमहल सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला हो रहा है। यह एक अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। अम्ल वर्षा की बूंद संगमरमर के साथ प्रतिक्रिया करती है, इससे नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर में है, इसको प्रदूषित होने से बचाने के लिए आप क्या संभावित उपाय कर सकते हैं? तो आपको उत्तर में करना है इसको प्रदूषित होने के लिए निम्न कारण व संभावित उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वायु प्रदूषण के कारण। दूसरा है अम्लीय वर्षा ना हो। CO2 व SO2 गैस को वातावरण से कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। वातावरण में कार्बन के कणों की मात्रा कम होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15 में है, बूझो का पहेली ने फुलझड़ी को पहले जलाने हेतु प्रयास किया, जिसमें बूझो ने फुलझड़ी को मोमबत्ती की ज्वाला के ऊपरी भाग में रखा और पहेली ने फुलझड़ी को ज्वाला के आंतरिक भाग में रखा। किसकी फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी और क्यों? तो आपको उत्तर में कहना है फुलझड़ी ने मोमबत्ती की ज्वाला के आंतरिक भाग में जल्दी आग पकड़ी। इसका कारण यह है कि मोमबत्ती की ज्वाला का आंतरिक भाग अधिक गर्म होता है। ज्वाला के इस भाग में तापमान अधिक होता है क्योंकि वहाँ दहन की प्रक्रिया तीव्र होती है, अतः पहेली की फुलझड़ी ने पहले आग पकड़ी। इसके बाद आता है आपका दूसरे में है, मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करते हुए चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो आपको जो है इस तरह से चित्र बनाना है, आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र नीला, सबसे गर्म भाग कम गर्म, सबसे कम गर्म। यहाँ पे आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला। यहाँ पे है मोमबत्ती बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। तो आपको इस तरह से चित्र बनाना है मोमबत्ती की और आपको इस तरह से आपको लिख भी देना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में है, बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बूझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। चंद यह है, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको यहाँ पे भरना है बूझो के पिता द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, पहेली के पिता द्वारा व्यय डीजल लीटर में। तो आपको उत्तर में करना है 1 सप्ताह में 3 लीटर और यहाँ पहेली के पिता में लिखना है 12 लीटर। इसके बाद दूसरा है फरवरी 2023 में 15 लीटर और यहाँ पे 60 लीटर। तो आपको इस तरह भरना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरे में, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 108.40 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो आपको उत्तर में इस तरह से कर लेना है, तो आप देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का कुल मूल्य 100.80 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा? तो तीसरे का उत्तर आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा में है, डीजल या पेट्रोल के स्थान पर प्रदूषण से बचने के लिए आप वाहनों में किस ईंधन का प्रयोग करेंगे? तो आपको उत्तर में करना है इलेक्ट्रिक वाहन का, साइकिल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में है, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन कौन सी ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं? तो आपको उत्तर में करना है
लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, केरोसिन, एलपीजी आदि का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। लकड़ी व केरोसिन के उपयोग से प्रदूषण होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं? अपने विचार लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है, हानिकारक ईंधन के जलाने से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण में बहुत परिवर्तन होता है और पर्यावरण में प्रदूषक फैलते हैं, जिसके जल्दी मौत, दिल का दौरा, श्वसन संबंधी, स्ट्रोक, अस्थमा और स्वास्थ्य संबंधी अनेक बीमारी होती है तथा जलवायु में परिवर्तन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो आपको इस तरह आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 5 में दिया है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, आप इनको देख के अच्छे से कर लेना है आपको। यहाँ पे ये लिखा है जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे लिखा है प्रवास, संकट, वन, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको जो है इनको देख के भर लेना है अपने बुक में। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभ्यारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गेंडा क्या दर्शाते हैं? तो आपको उत्तर में करना है संकटपन स्पीसीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरा में है वनमूलन का प्राकृतिक कारण है। आपका उत्तर होगा डी नंबर, ए और बी दोनों सही है। चौथा में है कॉलम पहला तथा कॉलम दूसरा से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो आप इस तरह से मिला दीजिएगा। जैसे विशालकाय गिलहरी हो जाएगा स्थानीय प्रजाति, दूसरे में है पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, वनों की कटाई वनोन्मूलन, चौथे में है उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन, तो हो जाएगा मरुस्थलीकरण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो आप इस तरह मिला लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पाँचवा में है वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशिष्टता मुख्य है? आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंधित है। नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान भरना है। पहले में भरना है आपको जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, दूसरे में भरना है आपको वनोन्मूलन, तीसरे में भरना है आपको डाटा पुस्तक, तीसरे में इसको भर लेना है आपको। इसके बाद आता है आपका चौथा में भरना है आपको वनस्पति जात और पाँचवें में भरना है आपको पेड़ों। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 में है वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? तो आपको उत्तर में करना है वन्य जीव अभ्यारण्य विशेष रूप से जानवरों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान को पौधों और जानवरों दोनों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। चौथा क्वेश्चन आता है, यदि वन प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको उत्तर में करना है, यदि वन जीवों प्राणियों का संरक्षण न किया जाए तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जिससे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है उनके आवास का विलुप्त समाप्त होना। इसके बाद छठवें में है चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है चिड़ियाघर और वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर। पहला है चिड़ियाघर में प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित होते हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में जंतु अपने आवास में सुरक्षित होते हैं। दूसरा है चिड़ियाघर में जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जबकि इसमें खुद जंतु शिकार करते हैं। इसके बाद आता है आपका सातवां क्वेश्चन है, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो आपको उत्तर में करना है योगदान, सजगता और शिक्षा, दूसरा है संसाधन प्रबंधन, तीसरा है सामाजिक जागरूकता। इसके बाद आता है आपका यहाँ पे है कार्यों की सूची में लिखना है आपको। पहला है पेड़ लगाना और रोपण, दूसरा है बागवानी, तीसरा है जल संरक्षण, चौथा है कचरा पुनः संचयन, चौथे में है वातावरण संरक्षण और पांचवा है वन्य जीव संरक्षण, जानवरों व पक्षियों के लिए स्थान प्रदान करना। इसके बाद आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 8 में है क्या मानव जाति भी जीव जंतु के लिए खतरा बन जाती है, स्पष्ट कीजिए।
तो आपको उत्तर में लिखना है हाँ, बढ़ती जनसंख्या के कारण बड़े पैमाने पर वनों का विनाश हुआ है। स्वयं की ज़रूरत की पूर्ति के लिए प्राणियों का शिकार करते हैं। हमें जीव जंतुओं की रक्षा और उनकी प्राकृतिक प्रकृति को संतुलन रखने की आवश्यकता है ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रह सकें। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9 में है कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा। पहला है मनुष्य पर, तो आपको करना है ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। दूसरा है सांस लेने में समस्या होगी। तीसरा है वन से हमें अनेक आर्थिक और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं। इनके अभाव में अनुसंधान एवं प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाएगा। चौथा है CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको करना है दूसरा है पर्यावरण पर, तो आपको करना है पृथ्वी पर वन का विनाश होने से प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। वातावरण का तापमान बढ़ जाएगा। वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका 10वें है यदि ध्रुवी भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा। उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। आपको उत्तर में करना है ध्रुवी भालू ठंडे आर्कटिक क्षेत्र के लिए अंकुलित हैं जहां तापमान बहुत कम होता है और उनकी जीवन शैली बर्फ और समुद्री बर्फ पर निर्भर होती है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अतः यह ध्रुवी भालू के लिए अंकुलित नहीं है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11 में है पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहेली की माँ ने उसे बताया कि यह पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं, बताइए। पहला क्वेश्चन है यह पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्र तथा लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है प्रवासी पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे में ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है भोजन की तलाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में है इन पक्षियों के उदाहरण दीजिए। तो आपको उदाहरण में लिखना है पहला उदाहरण है हुपुर हंस, दूसरा है सामान्य टील और तीसरा है वैलों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 12। प्रश्न क्रमांक 12 में है बाघ उन स्पीसीज में से एक हैं जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन अन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण है। तो आपको उत्तर में करना है हमारे वनों से बाघ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, जबकि वन जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रभावी उपाय, यहाँ पर बाघों का आयुक्त माहौल एवं सुरक्षा, यहाँ बाघों के प्रजनन पालने के उपाय एवं मजबूत कानूनों के कारण बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 13 में है किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाए तो क्या होगा। आपको उत्तर में करना है हरे पौधों से ऑक्सीजन का उत्पादन होता है जो वायुमंडल में बहुत ज़रूरी है। हरे पौधों पारितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं जिन्हें शाकाहारी जंतु खाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो आपको दूसरे का उत्तर करना है अगर मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हो जाए तो निम्नलिखित के लिए प्रमुख परिणाम हो सकते हैं। पहला है प्राकृतिक संतुलन में परिवर्तन, दूसरा है अन्य प्रजातियों पर प्रभाव, तीसरा है मानव जंतु संघर्ष, चौथा है जैव विविधता पर प्रभाव। तीसरा क्वेश्चन है यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा। आपको उत्तर में करना है यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। कुछ मांसाहारी जंतु जो शाकाहारी जंतुओं को खाकर जीवित रहते हैं उनके भोजन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद चौथा में है पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। आपको उत्तर में करना है पारितंत्र में सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सूक्ष्म जीव पेड़ पौधे या जंतुओं के सड़े गले मृत अवशेषों का अपघटन करके मृदा में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद 14 क्वेश्चन है वन अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषताएं लिखिए।
आपको उत्तर में करना है वन अभयारण्य क्षेत्र में वन जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन किया जाता है। इसमें मानव गतिविधि प्रतिबंधित होती है। राष्ट्रीय उद्यान में वन और वन जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। यहाँ वन जीवों व प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित किया जाता है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिकी विविधता का संरक्षण करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, निम्न तालिका में लिखिए। तो आपको यहाँ पे लिखना है, जैसे लिखा है यहाँ पे, संरक्षित क्षेत्र आपके ज़िले में, राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो आपको भरना है राष्ट्रीय उद्यान में पेंच, वन जंतु अभयारण्य पेंच, और यहाँ पे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पचमढ़ी। यहाँ पे लिखना है आपको सतपुड़ा, गांधी सागर, अमरकंटक, कांजीरंगा, सुंदरवन, नीलगिरी, जैवमंडल। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में है, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है यदि। तो पहला क्वेश्चन है, यह विद्यालय अपने कागज़ों की प्रतिपूर्ति करना चाहते हैं तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा। 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। तो आपको जो है प्रश्न क्रमांक 15 का सॉल्यूशन आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरे में है, विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनः चक्रण कर उपयोग में लाया जाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिशत लगाना होगा। तो आपको दूसरे का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है, विद्यालय कागज़ की बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है। तो आपको तीसरे का उत्तर यहाँ से करना है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाइए। तो यहाँ पे आपको सूची बना के लिखना है, क्षेत्रीय पौधे, क्षेत्रीय जंतु, जानवर। जैसे यहाँ पे लिखा है पीपल, नीम, आंवला, आम, जामुन। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हाथी, बाघ, हिरण, सांप, जंगली नील। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, वन जंतु अभयारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। आपको संरक्षित क्षेत्र, स्थान, किसका संरक्षण किया जाता है, फोटोग्राफ, पेपर कटिंग, रिपोर्ट। तो इसको आप अच्छे से देख के कर लेना है आपको। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट 2 में है, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, सूची बनाइए। तो आपको प्रोजेक्ट 2 का पहले का उत्तर आप यहाँ से देख के आपको कर लेना है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में, वनों की कटाई उन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। तो आपको जो है दूसरे का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नोट। लिखा है, शिक्षक बच्चों को वन प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर भी संकटापन्न प्राणी व पादपों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पे लिखा है संकटापन्न प्राणी, संकटापन्न पादप। तो आपको जो है इनके बारे में यहाँ से देख के आपको लिख लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। अध्याय 6 में दिया है जंतुओं में जनन। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा है पाठ की पूर्व तैयारी। तो आपको यहाँ पे लिखना है सजीव, निर्जीव। तो आपको इस तरह से भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपने इन वस्तुओं से किस आधार पर सजीव निर्जीव की श्रेणी में वर्गीकृत किया, उसके सामने सही व गलत का चिन्ह लगाइए। तो आपको चिन्ह लगाना है सजीव में सही का और यहाँ पे गलत का। सेकंड में भरना है, चलो देखें कौन कौन से जंतुओं के बच्चों से परिचित हैं, इस सारणी को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो आपको इस तरह से भर लेना है। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर होगा आपका सी नंबर, केवल कथन 3 में। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो आपको दूसरे का आंसर कर देना है आपको ए नंबर, गाय, कुत्ता, बिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा का उत्तर करना है आपको कथन सी 1 व 3। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा का उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर, मेढक।
नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा क्वेश्चन का उत्तर होगा आपका सी नंबर, मादा के शरीर में। इसके बाद आते हैं आपके रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। पहले में भरना है आपको लैंगिक, दूसरे में भरना है आपको अमीबा और तीसरे में भरना है आपको जरायुज, चौथे में भरना है आपको निषेचन और पाँचवें में भरना है आपको मेढक। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर में लिखना है आपको भ्रूण का नियंत्रण विकास गर्भाशय नीचे एमनियोटिक थैली के भीतर होता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर में करना है आपको जरायुज जीव चमगादड़, बिल्ली, गाय और अंड प्रजक जीव हैं मुर्गी, मछली, मधुमक्खी, मकड़ी, मोर। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5। तो 5 के उत्तर में करना है आपको मेढक के अंडों पर बाह्य कवच नहीं पाया जाता है, लेकिन इनके चारों तरफ जेलेटिन का आचरण होता है जो अंडों को सूखने व परभित्ति से बचाता है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर में करना है आपको कोई जीव, वनस्पति या प्राणी अपने ही सदर्श किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यह 2 प्रकार की है, पहला है लैंगिक, दूसरा है अलैंगिक। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो आपको 7 के उत्तर में करना है अमीबा में विभाजन के माध्यम से अलैंगिक रूप से जनन पाया जाता है। यह अलैंगिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 8 में दिया है मछली तथा मेढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? तो आपको उत्तर में करना है। तो आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर इस तरह से कर लीजिएगा। तो आप अच्छे से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में है यदि पृथ्वी पर रहने वाले सभी सजीवों में जनन क्रिया समाप्त हो जाए तो पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपको यहाँ से देख के कर लेना है। तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10 में दिया है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ से आपको कर लेना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में मुर्गी और मेढक दोनों ही अंडे देते हैं, लेकिन दोनों में ही निषेचन की क्रिया अलग अलग प्रकार की होती है, क्यों, समझाइए। तो आपको प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर यहाँ से देख के आपको कर लेना है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12 में है कयांतरण किसे कहते हैं। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को लिखिए। क्या मनुष्य में भी कयांतरण की क्रिया होती है, यदि नहीं तो क्यों? तो आपको प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर इस तरह से देख के आपको कर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 13 में है निम्नांकित के नामांकित चित्र बनाकर समझाइए। पहला में दिया है हाइड्रा में मुकुलन। तो यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रा की चित्र इस तरह से आपको बना लेना है। तो आप बना लीजिएगा और यहाँ पे इस तरह से आपको लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका बी नंबर में दिया है अमीबा में द्विखंडन। तो इस तरह से आपको अमीबा का चित्र बना लेना है। तो आप यहाँ से देख के बना लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन बा में है जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु। तो आपको यहाँ से देख के लिख लेना है इस तरह से। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1 में दिया है आपने आसपास के कम से कम 10 जंतुओं का अवलोकन करिए तथा उनके जरायुज एवं अंड प्रजक जंतुओं में वर्गीकृत कर सारणी में भरिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। जैसे जंतुओं के नाम में लिखा है गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। जरायुज जंतु में गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो आप अच्छे से देख के भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बा नंबर में हाइड्रा में मुकुलन एवं अमीबा में द्विखंडन के चित्र को ड्राइंग शीट पर बनाकर कक्षा में प्रदर्शित करें। तो आपको इस तरह से चित्र बना लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 2 में दिया है एक गुलाब की कलम को गुलाब के पौधे में से पर्व संधि से काटकर एक अन्य गमले में मिट्टी में दबाकर लगाइए। उसकी प्रतिदिन देखभाल करते हुए अपने अवलोकन के आधार पर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो आपको लिखना है दिवसों की संख्या, लगाई गई कलम में आए परिवर्तन, 5 दिन में एक जड़ शाखा बनना,
15 दिवस में है पत्तियां आना, 30 दिन में फूल खिला। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अध्याय 7 में है किशोरावस्था की ओर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहले में है जीवन ऐसा काल जिसमें आप ना हो तो बच्चे रहते हैं और ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर युवावस्था। इसके बाद दूसरे में है, दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, आप इसको कर लीजिएगा रोटी दाल हरी सब्जियां। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, तीसरे का आंसर है आपका सी नंबर अग्नाशय ग्रंथि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथा का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। पांचवे का उत्तर है सी नंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहले में भरना है आपको मधुमेह, दूसरे में भरना है आपको हार्मोन और तीसरे में भरना है आपको किशोरावस्था। चौथे में भरना है आपको लोह प्रचुर और पाँचवें में भरना है आपको लैंगिक हार्मोन। इसके बाद है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर जो है आपको यहाँ पे लिखना है किशोर अवस्था में लड़कों में एड्रोजन हार्मोन के बढ़ने से स्वयंत्र ही ग्रंथियाँ विकसित होती है, जिससे उनकी आवाज़ गहरी हो जाती है। लड़कियों में यह बदलाव कम होता है, इसलिए उनकी आवाज़ उच्च रहती है। प्रश्न क्रमांक चौथा का उत्तर आपको लिखना है आयोडीन की कमी के कारण व्यक्ति को घेंघा रोग हो सकता है, जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। इसके अलावा मानसिक विकलांगता और अन्य विकासी समस्याएं भी हो सकती है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर आपको करना है किशोर अवस्था में हार्मोनल परिवर्तन के कारण त्वचा की तेल ग्रंथियाँ अधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे तेल का उत्पादन बढ़ता है और रोम छिद्र हो सकते हैं। इस कारण फुंसियाँ और मुहासे हो जाते हैं। छठवें का आंसर करना है आपको चिप्स और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में ज़्यादा नमक, तेल और प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इनसे पोषक तत्व नहीं मिलते और नियमित सेवन से मोटापा और हृदय रोग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको यहाँ पे देख लेना है, लिखा है XX अंडाणु, XY शुक्राणु। तो यहाँ पे आपको XX लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा XY। XX होगा तो लड़का होगा, XY होगी तो लड़की होगी। तो आपको इस तरह करना है 7 का। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है अनुमान बताइए बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा था। आपको उत्तर में करना है बूझो अपना 12वां या 13वां जन्मदिन मना रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका उत्तर होगा इस अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाएगा। तीसरे का आंसर होगा ये परिवर्तन सामान्यतः 11 या 19 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। 9वें का आंसर यहाँ पे देख लीजिए, टैडपोल का वयस्क मेढक में परिवर्धन न होने का कारण पानी में आयोडीन की कमी हो सकती है। आयोडीन की अनुपस्थिति में मेढक के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का निर्माण नहीं हो पाता। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में है निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। तो आपको जो है इस तरह से भर लेना है हार्मोन ग्रंथि कार। तो यहाँ पे थायराइड हार्मोन, यहाँ पर ग्रंथि में आपको भरना है पिट्यूटरी ग्रंथि, कार्य में शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करना। तो आपको जो है इस तरह से यहाँ से देख के आपको भर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। चलिए देखते हैं 11 का उत्तर आपको लिखना है लड़कों में आवाज़ का भारी होना, मूंछ और दाढ़ी का आना, कंघों का चौड़ा होना। लड़कियों में स्तनों का विकास, कूल्हों का चौड़ा होना, मासिक धर्म का शुरू होना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 के उत्तर में आपको करना है किशोर अवस्था में हार्मोनल बदलाव से अधिक पसीना और त्वचा में तेल उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे फुंसियाँ, मुहासे और शरीर की दुर्गंध हो सकती है। इसलिए नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना और मुहासों का सही उपचार जरूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में है तो आपको प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर करना है। पहले का उत्तर आपको लिखना है यदि विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं होती तो किशोरों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था। कम उम्र में गर्भावस्था लड़कियों के लिए हानिकारक हो सकती है और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। इसके बाद दूसरे का उत्तर करना है आपको लिखना है किशोरों के विकास के अवसर पर प्रभाव। विवाह की कम उम्र से किशोर शिक्षा और कैरियर के अवसरों से वंचित हो सकते हैं, जिससे उनके भविष्य के विकास के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। आपका प्रश्न क्रमांक 14। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। आपको उत्तर में करना है किशोर अवस्था में शारीरिक व्यायाम
बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय शरीर तेज़ी से बढ़ता है और हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होती हैं। नियमित व्यायाम से किशोरों का शारीरिक विकास संतुलित रहता है, उनकी ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, तो दूसरे का आंसर करना है आपको। किशोर अवस्था में नशीली दवाओं का सेवन अत्यधिक हानिकारक होता है। यह मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। नशीली दवाओं का सेवन शारीरिक विकास में बाधा डालता है। तो यह है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो देख लीजिए यहाँ पे आयु वर्षों में, लंबाई सेंटीमीटर, लड़के लड़कियाँ, तो यहाँ पे आपका सब लिखा है। तो इसका आंसर करना है आपको। यहाँ पे आपको जो है आंकड़ों के आधार पर ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाकर बॉक्स में लगाइए। तो आपको जो है इस तरह से आपको ग्राफ बना लेना है। इसके बाद आता है आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, लड़कियों की लंबाई 12 से 16 और लड़कों की 14 से 18 वर्ष में तेज़ी से बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन का उत्तर है 12 वर्ष की आयु में। तीसरे का उत्तर है 16 से 18 वर्ष की आयु में। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 1। यहाँ पे देख लीजिए लिखा है मित्र का नाम, नाश्ते में लिए गए खाद्य पदार्थ, दोपहर के भोजन में लिए गए खाद्य पदार्थ, रात्रिकालीन भोजन के खाद्य पदार्थ। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। दोपहर में रात में कौन सी, कितने टाइम कौन सा भोजन लिया गया है, तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको भर लेना है। तो आप यहाँ से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, पहले का उत्तर करना है आपको। शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थों में पोहा, दूध, अंडा, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, दही, पनीर, इडली, सांभर और फल शामिल हैं, ये सभी। इसके बाद आता है आपका 12 नंबर में। तो आपको 12 नंबर का उत्तर करना है। तालिका के अनुसार जंक फूड के अंतर्गत ब्रेड, बटर और सैंडविच आते हैं। ये खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों में कम और वसा, नमक और चीनी में अधिक होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं अगर इनका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। प्रोजेक्ट का 2 में है, तो आपको प्रोजेक्ट का 2 का आपको उत्तर करना है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे एड्स हो सकता है। यह वायरस संक्रमित रक्त, वीर, योनि स्त्राव और स्तनपान से फैलता है। बचाव के लिए सुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई व रक्त से बचना जरूरी है। जागरूकता, शिक्षा और उचित उपचार इस बीमारी से बचाव में महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर का, आपको उत्तर में करना है। संक्रामक रोगों की सूची: मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, तपेदिक, टीबी, खसरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी और सी, चेचक, कोरोना वायरस, कोविड-19। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पे करना है फैलने के माध्यम: मच्छर, सांस संक्रमित भोजन, पानी, रक्त और यौन संपर्क। रोकथाम: मच्छरदानी का उपयोग, स्वच्छता, मास्क पहनना, टीकाकरण और सुरक्षित भोजन। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। अध्याय 8 में है बल तथा दाब। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका, तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो गया आपका C नंबर, वायुमंडलीय दाब के कारण। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, आप देख लीजिए। दूसरा का सही उत्तर होगा आपका C नंबर, सा तथा दा। इसके बाद तीसरा है, तीसरे का उत्तर हो गया आपका पेशी बल। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4। तो 4 का उत्तर करना है आपको, B नंबर होगा, छात्र B की ओर। इसके बाद आता है आपका पाँचवें के उत्तर में करना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद आते हैं आपके खाली स्थान वाले प्रश्न। तो पहले में भरना है आपको परिणाम, दूसरे में भरना है आपको वायुमंडलीय, तीसरे में भरना है आपको असंपर्क। इसके बाद आता है आपका चौथा। तो चौथे में भरना है आपको पेशी बल और पाँचवें में भरना है आपको प्रतिकर्षित। आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर करना है आपको गूथे हुए आटे को चपाती का आकार देना, मिट्टी को घड़े का आकार देना। इसके बाद है चौथा। तो चौथा का उत्तर करना है आपको दाब वह बल है जो किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पाँचवा। तो पाँचवें का आंसर करना है आपको, यह गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण है पेड़ से फल का गिरना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर करना है आपको संदूक की गति बढ़ाने के लिए दूसरी लकड़ी को भी उसे पूर्व दिशा में धकेलना चाहिए।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 7। तो 7 का उत्तर करना है आपको। 7 के पहले का उत्तर होगा यह घर्षण बल के कारण हुआ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का आंसर होगा गेंद के रुकने में बल की दिशा। बल की दिशा गेंद की विपरीत दिशा में। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8 में है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। कुली ने सिर पर कपड़ा सामान का वजन संतुलित करने और सिर पर दाब को कम करने के लिए रखा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9वां। तो ये चित्र है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आपको उत्तर करना है मोटाई के कारण धंसने वाली छड़ पतली छड़ भी अधिक धंसेगी क्योंकि उस पर अधिक दाब पड़ेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, 10 का आंसर करना है आपको। वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की आकृति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 11 का उत्तर करना है आपको। दैनिक जीवन में गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है जैसे वस्तुओं का गिरना, पानी का बहना, चलने पर संतुलन और पेड़ों से फलों का गिरना, उड़ते हुए पतंग का नीचे आना। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 12। देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 12 किस तरह से आपको उत्तर में करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, बल लगाने वाले कारक हाथ और जिस वस्तु पर बल लग रहा नींबू और बल का प्रभाव होने वाला परिवर्तन रस निकलना। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हाथ भार, हुक का खिंचाव, हाथ आटा, आकृति में परिवर्तन। तो आपको इस तरह बल लेना है। इसके बाद आता है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 13 है, तो 13 का उत्तर करना है आपको। चौड़ी पट्टी वजन को अधिक क्षेत्रफल में फैलाकर दाब को कम करती है, इससे कंधों पर कम दाब पड़ता है और बोझ सहना आसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। दूसरे का आंसर करना है। सुई का क्षेत्रफल बहुत कम होता है जिससे अधिक दाब उत्पन्न होता है। उंगली का क्षेत्रफल बड़ा होता है इसलिए उसे फेंकना कठिन होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप अपने बुक से देख के कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो 15 का उत्तर है, असंपर्क बल वह होता है जो बिना किसी प्रत्यक्ष संपर्क वस्तुओं पर कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल जब किसी चार्ज की गई वस्तु के पास दूसरी वस्तु आती है तो उन पर एक बल कार्य करता है, चाहे वह आकर्षण हो या विकर्षण। जैसे कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल में लिखना है यह वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह सीधे ज़मीन की ओर आती है। तो आपको इस तरह 15 का आंसर करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।